सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और ये फॉर्म आज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 13 नवंबर से, और 4 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेडलाइन है। इवन आपका इंटरव्यू का भी स्केड्यूल आ चुका है कि इंटरव्यूज़ कब होंगे। तो जिन्होंने रिसर्च प्रपोजल अभी तक नहीं बनाया है, रिसर्च प्रपोजल बना लो उससे पहले पहले। सो हम आज के लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं सारी चीज़ों की, और फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स बिगिन टुडेज इंफॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले आपको डी यू की इस वेबसाइट पर चले जाना है। और कैसे जाओगे, सिर्फ गूगल पे लिखना पीएचडी एडमिशन डी यू 2024। जो पहला लिंक खुलेगा वहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। एंड यहाँ पे आपको 3 लिंक मिलेंगे। एक रजिस्ट्रेशन लिंक, जो भी हम देखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ मैं यहाँ पे करके बताऊंगी। दूसरा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन का लिंक है, और तीसरा एडमिशन नोटिस का लिंक है। तो पहले हम देखते हैं एडमिशन नोटिस में क्या आया है आपके। सो ये जो आपका एडमिशन नोटिस है वो अभी का नहीं, बहुत पुराना नोटिस है। और इसमें सिर्फ इतना मेंशन है कि जिसने भी अभी नेट का एग्जाम दिया था 2024 में, अगर आप वहाँ पे आपकी कैटेगरी 3 है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तब भी आप एलिजिबल हो। फिर आपका नेट आया हो, या फिर आपका ये लिखा हो, आपका जो भी नेट का रिजल्ट आया होगा उसमें 3 कैटेगरीज में से कौन सा है वो लिखा हुआ होगा। तो इस बार डीयू अपना एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करा रहा है अलग से, यही वो एंट्रेंस मानेगा। बाकी नेट लिखा हुआ था कि जो कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं, मतलब नेट और सिर्फ एंट्रेंस वाले पीएचडी ओनली, उनके लिए क्या है 70% वेटेज है, और 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा आपके कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे। फिर आपका पीएचडी का रिजल्ट निकलेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में डीयू में एलिजिबल हो या नहीं। अब बात करते हैं कुछ बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तो वेबसाइट पे जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आया था, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में यूआर के लिए 16 सीट्स निकली हैं। 11 सीट्स ओबीसी के लिए, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, और पीडब्ल्यूडी के लिए 4, और फॉरेन नेशनल के लिए 10। तो काफ़ी सारी सीट्स हैं। और ये तो मैंने बता दिया, चलो पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाले अफ्रीकन स्टडीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको सारा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है 89 पेजेस का, उसमें आप देख सकते हो। सिर्फ यहाँ पे सर्च करके अपना सब्जेक्ट, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट करके आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, हिस्ट्री के उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अफ्रीकन स्टडीज़ का है। देन इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और कहाँ का मेंशन है। तो वैसे आप अपना सब्जेक्ट भी लिख सकते हो अपने सर्च बार में, पीडीएफ में जैसे सर्च करते हैं, और आप देख सकते हो कि मैं कहाँ का एलिजिबल हूँ। जैसे हिस्ट्री में यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। या अगर और कोई सब्जेक्ट देखें तो ये, अगर इसे देखें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में भी पॉलिटिकल साइंस वालों को लिया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे आप अपना सब्जेक्ट सर्च कर सकते हो और अपना देख सकते हो कि कहाँ का आप एलिजिबल हो। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में भी पॉलिटिकल साइंस वाले एलिजिबल है, और सबकी सीट्स भी यहाँ मेंशन की गई है कि आप कौन सी सीट्स में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको देखना है सीट मैट्रिक्स और आपका डिपार्टमेंट, तो पेज नंबर 10 जो है इसका, वहाँ से स्टार्ट है। और वहाँ से मतलब सारे डिपार्टमेंट्स की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, सीट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि किस डिपार्टमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे सर्च बार में, जो पीडीएफ में सर्च बार का ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट का नाम लिखो और अपना सीट्स देख लो कि किसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स निकली हैं। ऑब्वियसली जैसे ये 8 हैं, तो 8 में से कुछ जो सीट्स हैं वो नेट वालों के लिए रिजर्व होंगी, कुछ सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस वालों के लिए रिजर्व होंगी, और कुछ जेआरएफ वालों के लिए होंगी। ठीक है, तो इसमें भी क्राइटेरिया होता है कि उनको हर एलिजिबिलिटी से एक एक बंदा लेना होता है। अदरवाइज अगर जेआरएफ का ही रखें सिर्फ कि प्रायोरिटी वाइज करेंगे, तो सिर्फ जेआरएफ के बच्चे आ जाएंगे इन 8 के 8 सीट पे, तो फिर हमारा नेट क्लियर करने का और एंट्रेंस क्लियर करने का क्या फ़ायदा। तो यूजीसी का रूल है कि आपको हर कैटेगरी से कुछ कुछ बच्चे उठाने होते हैं। अब वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो रेशियो क्या रखती है, या अपना डिपार्टमेंट क्या रेशियो रखता है, वो उनके ऊपर है। अब एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके, फिर हम फॉर्म फिल लिंक पे चलेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे लर्निंग मंत्रा पे, तो आप वहाँ पे भी ये देख सकते हो। ठीक है, लिंक्स भी दे दिए हैं, और कब एडमिशन क्लोज है, सब कुछ। अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वेबसाइट दिखाई थी, बस वही वेबसाइट यहाँ पे आपको पीएचडी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी, इतना लिखा है। सो ये 13 नवंबर से स्टार्ट हो गए, 4 दिसंबर तक चलेंगे। इंटरव्यूज़ आपके 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक के बीच में होंगे। अब इनमें से आपकी कौन सी डेट होगी, मतलब 6 दिसंबर से तो 4 जनवरी तक तो पूरा पूरा ऑलमोस्ट एक महीना हो गया ना। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा किस डेट पे एग्जाम है, या मेरा डिपार्टमेंट कब करवा रहा है। तो वो आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पता चलेगा। जैसे डिपार्टमेंट की वेबसाइट मेरी पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है पॉलिटिकल साइंस डीयू वेबसाइट, इतना लिखोगे तो आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। वैसे
डिपार्टमेंट है तो फिलॉसफी वगैरह कर सकते हो। ठीक है, फिर 11 जनवरी से आपका वो रिकमेंडेशन आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है कि नहीं, और फीस पेमेंट आपको 14 जनवरी तक करनी होगी। वो तो चलो बात की बात है, जब रिजल्ट आता है इंटरव्यू में क्लियर होता है तभी आएगा। फिर और एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे मैंडेटरी होता है ड्यू के कोई भी डिपार्टमेंट में। आपको रिसर्च प्रपोजल पहले से ही सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू प्रोसेस अपने यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं हाँ आपको बता दूँ, जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं स्पेशली, उनको जो अपना रिसर्च प्रपोजल है पूरा एक अच्छे फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना होता है। कब? जब आपको पॉलिटिकल साइंस वेबसाइट पे आता है, आपका एक गूगल फॉर्म आता है। ठीक है, जो मैं हर साल आपको बताती हूँ। ठीक है, उस गूगल फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स भर के और फिर रिसर्च प्रपोजल पीडीएफ पे सबमिट करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अभी कुछ भी मतलब टाइटल लिख सकते हो सिर्फ फॉर्म भरते टाइम, और बाकी आपको जो पूरा एक्जैक्ट रिसर्च प्रपोजल है वो आपको उस टाइम पे गूगल फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होता है, ताकि वो इंटरव्यू से पहले आपका टर्निटिन पे प्लेजरिज्म वगैरह चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू डेट्स भी आपकी कब आएंगी, तो मैंने जैसे बोला कि आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू कब है। मतलब पॉलिटिकल साइंस वालों का इंटरव्यू कब होंगे, 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में कौन सी तारीख में होंगे या किस डेट्स पे होंगे, वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पता चलेगा। बस रजिस्ट्रेशन ड्यू की मैन वेबसाइट पे करना है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट का रिसर्च एरिया भी दिया हुआ है कि जो जैसे पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी डिपार्टमेंट है तो वो किस किस एरिया में रिसर्च कराता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट एशियन में, चाइना, जापान, कोरिया, इन सब पे ये रिसर्च कराता है ईस्ट एशियन स्टडीज़ वाले, है ना। वैसे यहाँ पे भी रिसर्च एरिया लिखा हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आईपीटी, कंपैरेटिव, आईआर, इसमें पॉल साइंस रिसर्च कराता है। तो आप इनमें से आपका कोई भी वो हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, वो बता देती हूँ। स्पेशली नेट वाला और एंट्रेंस वालों को बहुत दिक्कत है कि मैम भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड कर दिया गया ना नेट तो सिर्फ। तो इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि तो दिसंबर 2023 के अगर किसी के पास नेट है, उससे पुराना नेट है तो नहीं चलेगा, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। अगर आपका नेट अभी का है दिसंबर 2023 वाला, या जून 2024 में आपका नेट क्लियर हुआ है, तो वो नेट स्कोर आपका काउंट होगा। और इवन एंट्रेंस का भी जो है, एंट्रेंस तो सिर्फ इसी बार का ही माना जाएगा, जो 2024 वाला का एंट्रेंस क्लियर हुआ है, उससे पहले का कोई नहीं माना जाएगा। लेकिन नेट जो है आपका दिसंबर 2023 और जून 2023 वाला नेट एग्जामिनेशन स्कोर काउंट किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेट इंटरव्यू मैंडेटरी है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन फीस बता देती हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है 300 रुपये फीस है SC ST और PWD के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 750 रुपये फीस है। और जो हर डिपार्टमेंट के आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कम से कम 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट का मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ वही होता है 55% आपके MA में होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST और OBC हो तो। ये सभी क्राइटेरिया मेन होता है बेसिकली, और आपके पास नेट या एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए या JRF। तो ये मेन क्राइटेरिया होता है। बाकी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकता है, जो हर उसमें लिखा हुआ है आपके इसमें बुलेटिन में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सीट्स मेंशन है वो वेरी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट। तो जितनी सीट्स यहाँ पे लिखी हैं हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, और अगर कोई खाली सीट रह भी जाती है तब भी वो उनके ऊपर है कि उसको लेना चाहते हैं कैंडिडेट्स को कि नहीं। और जो यहाँ पे आप फीस भरोगे वो नॉन रिफंडेबल फीस है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरे को फीस, ये रजिस्ट्रेशन फीस वापस मिले, वो तो कहीं पे भी नहीं होता। और बाकी और यहाँ पे बस इतना सा लिखा हुआ है कि अगर आपने चाहे फॉर्म SC ST एज OBC या EWS भी भरा है, तो अभी आपका जो एडमिशन है वो UR कैटेगरी में भी हो सकता है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी, आपका मेरिट उस हिसाब से फुलफिल हो रहा है तो। ये तो सबको पता है, ऑलमोस्ट हमेशा ऐसा ही होता है। और अगर आप OBC हो तो आपको OBC का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद वाला होना चाहिए, उससे पहले वाला नहीं काउंट होगा। इवन EWS सर्टिफिकेट भी आपका 31 मार्च 2024 के बाद वाला होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट वाला आपको लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट भी इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है, नॉट OBC सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद वाला OBC और EWS के लिए। बाकी SC ST तो अपना सर्टिफिकेट लगाते ही हैं, PWD वाले भी। सो बाकी और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब देखते हैं कि हाउ टू फिल द फॉर्म, कि फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कि मैं ऑलरेडी PhD में यहाँ पे DU में कितनी बार अप्लाई कर चुकी हूँ, फॉर्म भी भर चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या गलती नहीं होनी चाहिए, 2-3 बार ही मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, सो आई कैन क्लैरिफाई यू ऑल दैट स्टफ। और मैं DU में अभी एज अ गेस्ट फैकल्टी भी पढ़ा रही हूँ। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हो, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करते हो कहीं पे भी, तो आपके सामने सम्राट पोर्टल खुल के आता है, और यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो। देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते ही आपका यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका ऑब्वियसली वो नाम, पता वगैरह मांगेगा, डेट, मंथ, ईयर और email ID। देन पासवर्ड आप सेट करोगे, मोबाइल नंबर, देन आप
फिर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा और आपको ओटीपी मांगेगा जो आपके मेल पे आएगा, तो मेल पे ओटीपी डालोगे और इसको रजिस्टर कर लेना। सो बस जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके पास एक मेल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के कैप्चा डाल के यू कैन सबमिट द ओटीपी एंड बस आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। फिर आपके पास दोबारा से ये पेज खुल जाएगा, फिर आप लॉग इन करना उसी आईडी से, ठीक है, जो मेल आईडी आपने डाली थी, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और फिर आप यहाँ पे अपना कैप्चा डाल के लॉग इन कर सकते हो। फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, बस आपको अब क्या करना है, एक एक करके अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और फिर पेमेंट करनी है। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपको फिर एक से ज़्यादा प्रोग्राम चूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स पे जाएंगे एंड बस यहाँ पे कोई मैसेज पॉपअप करे तो आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड। देन यहाँ पे आप अपनी बाकी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब तो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो तो आपको ही पता होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन, आईडी प्रूफ कोई भी डालोगे, प्लेस ऑफ बर्थ की डिटेल्स यहाँ मांगी है, फैमिली डिटेल्स मांगी हुई हैं। फिर ड्यू की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको बतानी है कि आर यू करेंटली इनरोल्ड इन एनी डिपार्टमेंट और नॉट। तो आप मेरा जैसे एमए ख़त्म हो चुका है ड्यू से, तो मैं अभी किसी डिपार्टमेंट में इनरोल्ड नहीं हूँ ना, तो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपका कहीं से एमए भी चल रहा है और आप एमए के लास्ट ईयर में हो या आपका डिग्री का वेट कर रहे हो तो आप यस भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे नो ही भरेंगे क्योंकि जिनका एमए कंप्लीट हो गया होगा वही पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। या फिर डबल एमए चल रहा है तो वो अलग बात है। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ और एड्रेस वगैरह पूछा हुआ है, परमानेंट एड्रेस एंड सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फिर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे ये रेड मार्क है, बस आपको वो इन्फॉर्मेशन भरनी है, चाहे फिर आपके मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन खाली भी छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी सिर्फ फादर्स नेम लिखो और बाकी आप खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क नहीं है ना। मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी वगैरह। बस यहाँ पे आपको कंबाइंड फैमिली एनुअल इनकम डालना है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो बस जिसके आगे रेड है बस उतना फिल करो और बाकी खाली छोड़ते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। डालना है तो डाल भी सकते हो, मर्जी है। बस फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और ये हो गया। अगर आपने गलती से कुछ गलत भर दिया तो एक बार आपको दोबारा बोलेगा कि अपडेट डिटेल्स, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स लिखी हुई दिखाएगा, ठीक है। अगर कोई भी गलत डिटेल आ जाती है तो आप दोबारा अपडेट भी कर सकते हो। अगर एक बार नेक्स्ट कर दिया फिर नहीं अपडेट कर सकते, तो एक बार पढ़ लेना सारी डिटेल्स जो भी इधर आएंगी लिखी हुई, फिर उसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स आएंगे, ड्यू हैव इलनेस और ये सब चीज़ें आप खुद अपने हिसाब से भर के कि आपकी कौन कौन सी इंग्लिश हिंदी आती है कि नहीं आती है, और कोई लैंग्वेज आती है आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी भर सकते हो, या फ्रेंच वगैरह सीखी हुई है तो वो भी भर सकते हो। और आप यहाँ पे टिक कर सकते हो कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों है या सिर्फ पढ़ना आता है, या हो सकता है कि किसी को पढ़ना आता हो, लिखना ना आता हो, वो लैंग्वेज है बोलनी ना आती हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे मेरे को इंग्लिश तीनों ही है, हिंदी में मैंने ऐसे तीनों ही कर दिया, मैं बस आपको फॉर्म भर के दिखा रही हूँ, ऐसे भरना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जगह ड्यू हैव इलनेस जो रिक्वायर्स, तो जैसे यहाँ पे मेरे को कोई इलनेस ऐसी है नहीं, यानी यहाँ पे आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। अगर आपकी वहाँ पे आईडी बनी हुई है एबीसी में तो आप भरो अपनी आईडी, नहीं बनी हुई तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जहाँ पे आपके क्रेडिट सारे सबमिटेड होते हैं, जितना भी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सब कुछ होता है वो आप इसमें रिजर्व करके रख सकते हो। तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकती है वहाँ से, और अगर नहीं है तो अभी ब्लैंक छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर क्लिक हेयर करके आप उस पर आईडी बना भी सकते हो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ के आप आगे चल के वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा ही तब भर देना। फिर इसके बाद आप कर देंगे सेव और नेक्स्ट, ठीक है। फिर ये दोबारा से आपको बोलेगा कि अपडेट करना है कि नहीं, और आगे प्रोसीड और नेक्स्ट, मतलब हर स्टेप के बाद आपको दोबारा पूछेगा। फिर अब देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। 510 से 500 KB तक के बीच में। और फिर बस आप ये अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन आएगा एंड येस करना है एंड सेव, ठीक है। नहीं तो कैंसिल करना अगर कुछ अपलोड करना है तो। अभी प्रीव्यू के बाद सेलेक्ट प्रोग्राम पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रोफाइल, यू नीड टू सबमिट एंड लॉक योर प्रोफाइल टू अनेबल प्रोग्राम सेलेक्शन। तो आप सेलेक्ट कब तक नहीं कर सकते प्रोग्राम, जब तक आपने अपने जो प्रोफाइल है वो अपडेट ना किया हो, ठीक है। तो रिव्यू एंड सबमिट योर प्रोफाइल पे जाएंगे कि क्या कुछ रह गया है। देखो मैंने आपको जानबूझ के नहीं बता दिया, एक और सेव एज ड्राफ्ट है कि जैसे आप फॉर्म भरते भरते थक गए, बाकी का फॉर्म बाद में भरोगे, तो सेव एज ड्राफ्ट कर लो, यहाँ तक सब सबमिट हो जाएगा और फिर आप लॉक करके येस कर दोगे। या फिर आप नेक्स्ट प्रीव्यू पे जाओगे और पूरा ये सबमिट करके अपनी इन्फॉर्मेशन सारी चेक करके उसके बाद आप यहाँ पे करोगे सबमिट एंड लॉक। जब तक आप सबमिट एंड लॉक नहीं करोगे वो आगे प्रोग्राम सेलेक्ट करने नहीं देगा। तो अब यहाँ पे आएगा कन्फर्म एंड लॉक, एक ड्राफ्ट, एक है कन्फर्म एंड लॉक, ये हो गया। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करो अपना प्रोग्राम,
सिलेक्ट प्रोग्राम करोगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी प्रोग्राम की इन्फो। ठीक है, आपको कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ऑब्वियसली डॉक्टर पीएचडी एक ही ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आपको अपना कौन सा डॉक्टर्स किस में करनी है, मास्टर्स किस में, मतलब पीएचडी किस में करनी है सॉरी, वो सिलेक्ट करोगे। अब जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया, प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद आपके पास और डिटेल्स आ जाएंगी कि यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाएगा, प्रोग्राम सिलेक्शन एंड ऑल। फिर उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स मांगेगा, नेट की डिटेल्स, अदर डिटेल्स आएंगी। ठीक है, अपलोड्स में आएगा ऑप्शन, और फिर प्रीव्यू आएगा, और लास्ट में पेमेंट आएगी। ठीक है, ये तो सब आप खुद भी डाल लोगे। ठीक है, और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स क्योंकि आपने ऑलरेडी भरी हुई होंगी तो आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। अब एकेडमिक डिटेल्स में आपसे मांगेगा 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, वो आप भर लोगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी वहाँ पे 4-5 ही होते हैं आपके पास, 12th में भी 10th में भी कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो आप भर सकते हो। ठीक है, और परसेंटेज वगैरह CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटू 10 करके, तो आपका वही आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन का अगर आपसे पूछा जाए, अब जैसे मेरा तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, या अगर आपके पास BA प्रोग्राम भी है, तो उसमें कम से कम 20-26 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके रिजल्ट में लिखे हुए होते हैं। तो मेन सब्जेक्ट जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैंने वो भर दिया बस। पॉलिटिकल साइंस में मेरा 26 सब्जेक्ट्स थे, वो सारे के सारे मैं नहीं लिखूंगी। और ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहले भी फॉर्म भर चुकी हूँ DU में 1-2 बार, तो कभी रिजेक्ट नहीं होता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट भरा, और फिर आप ऑनर्स में पूछा गया तो येस। अगर BA प्रोग्राम भी है तो BA प्रोग्राम के भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं भरने। जो BA प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन में कोई जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप भर सकते हो BA प्रोग्राम लिख के, और नीचे मेजर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, वैसा। सारे नहीं कि जैसे अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर करके एक नाम आता है, पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव है, तो सब कुछ नहीं भरना। ठीक है, और इतना टाइम भी नहीं है, इतना बड़ा फॉर्म है ऑलरेडी। सो ये सब आप भरोगे। देन आप ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट ये सब भर के, मास्टर्स में भी आप सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मास्टर तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, लेकिन उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, हिंदू नेशनलिज्म पढ़ा, IR पढ़ा, फेमिनिज्म पढ़ा, वो सब नहीं डालने की ज़रूरत। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लिख दिया, बस इतना काफ़ी है। देन क्योंकि आप रिजल्ट वगैरह ऑलरेडी अपलोड करोगी तो वो उसमें देख लेंगे। इसके आगे जब अपलोड की ऑप्शन आएगी तो उसमें वो अपलोड करने बोलेगा, तो हम ऑलरेडी रिजल्ट वगैरह अपलोड वहाँ करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़, जो आपको CGPA बोला है, तो आपको CGPA को मार्क्स परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे DU में क्या होता है, 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं जितनी भी CGPA आती है। लेकिन अब DU ने, जब मेरे टाइम पे 9.5 था, लेकिन अभी पिछले साल से DU ने 9.5 जगह जो मैक्सिमम CGPA है वो 10 कर दिया है। तो आप डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आपका जो पास आउट है वो अभी रिसेंट का है, मतलब पिछले साल का ही है। तो उससे पहले का पास आउट है तो 0.95 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मेरा पुराना पास आउट था तो मैंने वहाँ से 9.5 से करके इसको अपना CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। वैसे ही फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। देखो जैसे यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल के आगे रेड मार्क है, तो आपको मास्टर्स तो ऑब्वियसली मिनिमम चीज़ है PhD के लिए, लेकिन MPhil के आगे कोई रेड मार्क नहीं है। तो MPhil वाला कंपलसरी नहीं है भरना, अगर है तो भरोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो पिन कोड मांगा है वो आपकी यूनिवर्सिटी का पिन कोड मांगा है। अब दिल्ली में भी बहुत सारे पिन कोड है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का पिन कोड ही है तो मैं ये डालूंगी। और यहाँ पे ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, लेकिन कुछ बच्चे PhD में जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं, जिनका भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, वो भी डालते हैं। ठीक है, जिनकी अभी फाइनल डिग्री या फाइनल परसेंटेज नहीं आया, तो जो अपेयरिंग में है वो एवरेज परसेंटेज डालेंगे। लास्ट एग्जाम शुड बी प्रोवाइडेड, कि अभी तक जितना भी आपका रिजल्ट आया है उसका एवरेज परसेंटेज आप डाल सकते हो यहाँ पे। और फिर इसके बाद आ जाएगा आपके 2 डेसिमल तक, आपको वो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अकेडमिक डिटेल्स के बाद जब आप नेट और इक्वलेंट डिटेल्स में आते हो, तब आपके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर आएगा कि पहले तो आपने नेट का चूज़ कर लोगे, जो भी आपका नेट है। ठीक है, GRF के साथ है या विदाउट GRF है, जैसे भी। या यहाँ पे देखो एडमिशन टू PhD भी RF कैटेगरी 2, 3 तीनों लिखी हुई हैं, तो जो आपके नेट के रिसेंट रिजल्ट में लिखी हुई हैं वो कैटेगरी आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने ये डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बोलेगा, दिसंबर वाला या जून वाला, तो ये सिर्फ 2 ही ईयर कंसिडर कर रहा है। ठीक है, या तो आपका दिसंबर या उससे पहले का है तो वो नहीं मान रहा है इस बार। ठीक है, तो दिसंबर 2023 होना चाहिए या जून 2024 होना चाहिए, उससे पहले का DU कंसिडर अब नहीं कर रहा है। फिर नेट और इक्वलेंट रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, इस सब्जेक्ट और ये सब। ठीक है, देखो ये वाला जो है इक्वलेंट सब्जेक्ट, और इस पे रेड मार्क नहीं है कि आपको कंपलसरी है ये भरना, फिर भी आप भरो तो आपके लिए बेटर है कि आपका कौन सा फील्ड था, किसमें आपने नेट क्लियर किया, कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या थी, जैसे जनरल डाल दिया, मेरी जनरल है तो। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा परसेंटाइल और स्कोर कितना आया। परसेंटाइल में आया रिजल्ट तो परसेंटाइल, या इस बार अभी स्कोर में आया रिजल्ट तो स्कोर डालेंगे। स्कोर अपडेट, टोटल मार्क्स आपके 300 होते हैं तो ऑब्वियसली 300 डालोगे। फेलोशिप अमाउंट में 0 डाल दोगे। अगर आपके पास GRF है
या कुछ आपको मिल रहा है तो फिर आप डाल सकते हो यहाँ पे कि जीआरएफ कितना मिलता है ड्यू में। जैसे 47 के कुछ अराउंड मिलता है तो 47K लिख दिया या 47,000। लेकिन अगर आपका सिर्फ नेट है तो जीरो लिख दो बस। ठीक है, ये जीरो यहाँ पे जीरो लिखना, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल या कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करता है ये वाला फील्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है, ये तो हमें पता ही नहीं है R&D। अब ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जीआरएफ नहीं लिखा, यहाँ पे ये लिखा है जीआरएफ, एसआरएफ या RA इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन DU। अगर आपने DU में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट अभी तक किया है, ठीक है, तो अब आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया है तभी आपसे ये डिटेल मांगेगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया था, उसका नाम क्या था, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ आपने ये R&D की थी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में आपने की थी, जैसे रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट लगते हैं ना, तो वो वाली सारी। और PI भी आपको पता होगा, जिन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट किया होगा DU में या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या कहीं पे भी, तो उनको PI मिलता है, तो आपको वो पता अपने उसमें लिखा हुआ होगा तो आप वो भरोगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, अगर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कोई भी अभी तक नहीं किया है किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल करोगे, तो नॉट एप्लीकेबल करते ही सारे फील्ड्स हट जाएंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया, अब हमें कुछ नहीं भरना, जिसने किया है बस वही भरेगा। अब यहाँ पे आती है हमारी मेन दिक्कत। यहाँ पे क्या है, आपका रिसर्च एरिया। जैसे मैं किसी भी फील्ड में काम कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि जेंडर स्टडीज़ मेरा टॉपिक है, ठीक है, मैंने जेंडर स्टडीज़ पे काम करना है, जेंडर स्टडीज़ टॉपिक हो गया। देन यहाँ पे मैं अपने रिसर्च क्वेश्चन लिखूंगी, 5 रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे मांगे हैं, एटलीस्ट 5। तो मैं ऐसे करके 1 2 3 रिसर्च क्वेश्चन, और इसके लिए आप AI की भी हेल्प ले सकते हो। अपना टॉपिक डालो और AI को बोलो कि 5 रिसर्च क्वेश्चन बना के दे आपको, तो 5 को रिसर्च क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कोई प्लेजरिज्म या कॉपी पेस्ट वाला चेक नहीं होता, आप डाल सकते हो। मेथोडोलॉजी मैंने ऑलरेडी अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर किया हुआ है, वो सारी आप मेथोडोलॉजी मेरी वाली ही डाल सकते हो जो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, मेरे वाली मेथोडोलॉजी में से देख लो, या फिर आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथोडोलॉजी होती हैं, तो आप मल्टीपल अप्रोच है या क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हो कि क्या यूज़ कर रहे हो, तो वो आप सारा यहाँ पे लिखोगे। 500 वर्ड लिमिट है, लेकिन 100 वर्ड में भी लिखोगे तो इनफ है। ठीक है, क्योंकि ये मेन फॉर्म नहीं होगा। बहुत बच्चों को ये होता है कि मैम इसमें भरना ज़रूरी है और बाद में हमने टाइटल चेंज कर दिया या टॉपिक चेंज कर दिया, तो टॉपिक तो नहीं, टॉपिक तो आप वही रखोगे या उसी के अराउंड रखोगे, आगे पीछे 1-2 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मैंने जेंडर स्टडीज़ लिखा था और मैंने बाद में जो अपना मेन टॉपिक था, जब इंटरव्यू से पहले वहाँ पे मैंने फेमिनिज्म कर लिया या इसी के जेंडर के अराउंड ही कुछ कर लिया, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन कोशिश करो कि टॉपिक वही डालो जो आपका डिसाइड हो चुका है, और टॉपिक चेंज करना नहीं देते यूजुअली टॉपिक चेंज करने के लिए, लेकिन हाँ बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एडमिन में टॉपिक चेंज करने का मौका मिल सकता है। तो टॉपिक तो बिल्कुल सही डालना, रिसर्च क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, मेथोडोलॉजी बाद में चेंज कर सकते हो। मेथोडोलॉजी भी आप AI या ChatGPT या फिर को पायलट है या जेमिनाई है, ठीक है, कहीं से भी आप लिखोगे, अपना टॉपिक डालोगे तो वो आपको मेथोडोलॉजी बना के दे देगा। तो 400 वर्ड में लिख लो, अगर नहीं लिखनी है तो भाई 100 वर्ड में भी लिखोगे काफ़ी है, क्योंकि ये फॉर्म आपका भी टेंटेटिव होगा। जब आपका इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू से पहले रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है, उसमें वो सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी मेंशन होंगी जो आप बना के जाओगे रिसर्च प्रपोजल। फिर यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज लिखोगे और इसको अच्छे से भरना, ठीक है, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लेजरिज्म वगैरह आई गेस चेक नहीं होता, मैंने पिछली बार भी डाला था तो कुछ ऐसा आया नहीं था, एक्सेप्ट हो गया था फॉर्म। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी आप रिसर्च एरिया करना चाहते हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन डालना है अपने टॉपिक का, यहाँ पे ये डालिए। फिर रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई पब्लिकेशन अभी तक कराई है, जैसे मेरे 2 पब्लिकेशंस हैं यहाँ पे पेयर रिव्यूड जर्नल में, मैंने 2 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कराए हैं जो मैंने आपको ग्रुप में भी भेजे थे मेरे आर्टिकल्स, तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगी। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप क्या करोगे कि हाँ मैम आप आज तक कोई पब्लिश नहीं कराया और ये तो रेड मार्क लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट एप्लीकेबल, बस नॉट एप्लीकेबल लिख के इसको छोड़ दो। फिर इसके बाद आप बस ये याद रखना, जो फॉर्म का ये वाला पार्ट है इसको सीरियसली भरना भी है और नहीं भी। जैसे पॉल साइंस वालों के लिए क्या है, जब गूगल फॉर्म आता है तो वहाँ पे उनको PDF अपलोड करनी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सिर्फ इसी के मेथोडोलॉजी और इसी रिसर्च क्वेश्चन के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ऑल्दो आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट में रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं वो मैंने बता ही दिया था प्रीवियस वीडियो में, लिंक मिल जाएगा, वो लेकर जाना है आपको इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो वो आपको हार्ड कॉपी में लेके जाओगे ही प्रिंट आउट करा के, लेकिन यहाँ पे ये टेंटेटिव है अभी, तो इसके बेसिस पे ऐसा मत सोचना कि इंटरव्यू में कुछ बेनिफिट होगा या नहीं। हाँ बट लेकिन यहाँ पे आपका टॉपिक करेक्ट होना चाहिए एकदम। रिसर्च क्वेश्चन आप अभी कुछ भी भर दो, बाद में भी रिसर्च प्रपोजल में चेंज कर सकते हो। मेथोडोलॉजी भी सोच समझ के लिखना, लेकिन बाद में आप चेंज कर सकते हो। जो आपकी हार्ड कॉपी होगी ना इंटरव्यू के सामने जब आप लेकर जाओगे, तो उसमें से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो गूगल फॉर्म तो मतलब ये वाला जो फॉर्म है उनका भी, ये भी फॉर्म उनके पास होगा, पर आप
उनको बोल सकते हो कि मैम मैंने आगे और काम किया और मैंने अपने कुछ मेथडोलॉजी में चेंजेस किए हैं। पूरा मत चेंज करना, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। रिसर्च क्वेश्चन में जैसे 5 यहाँ पे डाले हैं, तो कोई भी 5 में से आप वहाँ पे 2-3 चेंज कर सकते हो, ऐसा है। ठीक है, और ये सब मैंने आपको बता ही दिया। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भरने के बाद अब इसको मैंने भरा नहीं है तो मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर अदर डिटेल्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया जितना इंपॉर्टेंट था। अपलोड्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, प्रीव्यू करोगे उसको, सारा एक बार चेक कर लेना कुछ गलत तो नहीं डाला, और फिर पेमेंट कर दोगे। अब मैम एक और सिलेक्ट करना है कि आपको, जैसे मैंने बोला ना कि पॉलिटिकल साइंस वाले 2-3 डिपार्टमेंट्स में भर सकते हैं, तो आप वापस होम पेज पे जाओगे। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आप पॉलिटिकल साइंस में भी करा है, फिलॉसफी में किया, अभी सबमिट नहीं किया एप्लीकेशन, लेकिन मैंने क्या किया, एक इसमें कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं सबमिट जब करूँगी एप्लीकेशन, तो वो अपने आप बोलेगा बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरने के लिए। ठीक है, एक ही बार इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फिर आप दोबारा से सेलेक्ट प्रोग्राम पे जाओगे। ठीक है, आपने वो इन्फॉर्मेशन भर दी, पेमेंट तक आके आप बैक भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पेमेंट बाद में कर सकते हो। फिर सेलेक्ट प्रोग्राम पे जाओगे और सेलेक्ट प्रोग्राम के बाद आप फिर से तीसरा प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस बार मैंने और कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मेरा आया, मैं बुद्धिस्ट स्टडीज़ में भी अप्लाई कर सकती हूँ ना एज ए पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने बुद्धिस्ट स्टडीज़ ले लिया और मैंने कर दिया प्रोसीड। अब प्रोसीड करने के बाद वो बाकी सारी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स फिर से मांगेगा। अब मैं देखो होम पेज पे गई तो मेरे आगे यहाँ पे आ गई 3 चीज़ें, एक सेकेंड, ये देखो 3 आ गई। अब मेरे को तीनों अलग अलग सबमिट करना और तीनों के अलग अलग फीस भरनी पड़ेगी, 750 इधर, 750 इधर और 750 इधर। तो वैसे आप 3-4 प्रोग्राम्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि मैंने जो भी अभी तक बताया। सो बस आज के लिए इतना ही, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप learningmantra.pb पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो अगर अभी आपको कुछ समझ नहीं आया। ऑल्दो मैंने सब कुछ जितना पॉसिबल हुआ सब बता दिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।